Hello students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here, that is more than a subject. We are going to start the new topic that is related to the another type of diseases, because you are learning a different type of diseases, what are their causative agent, what are their symptoms, and how can you prevent those diseases also. After finishing all the diseases, we will be discussing a lot of things, how can we prevent the diseases. Clear? So this lesson is, as I told you, this lesson is very interesting. बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है. सो बढ़ते हैं आगे. लेट्स सी व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ टुडे और कौन सी डिजीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. बिफोर गोइंग टू द टॉपिक, एज़ यूजुअल, ठीक है, आपको मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता हूँ. किससे मोटिवेट करता हूँ? बहुत सारी लाइन्स ला के, ठीक है. तो कितनी अच्छी लाइन लिखी है, आत्मविश्वास हमेशा हमारे पास होता है, ठीक है. जैसे आपको कोई भी काम करने से कोई चीज़ डर लगती है, तो डर क्यों लगती है? क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है वो नहीं है. उस आत्मविश्वास तो हमारे पास होता तो है, लेकिन उसे महसूस करने के लिए हमें वर्तमान में जीने का अभ्यास करना है, ठीक है. प्रेजेंट टाइम में अगर आप देख रहे हो कि हमें करना क्या है, अगर हमें ये पता लग जाए कि इस टाइम हमारी ड्यूटी क्या है, हमारा मेन जो एम है, मेन ऑब्जेक्टिव वो क्या है, अगर हम उस पर ज़्यादा फोकस करें तो कंफर्म है हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा. क्या होगा आगे उसको छोड़ दो, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में है उसको पहले उठाओ, उसको पहले कंप्लीट करो, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. लेट्स सी व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ टुडे. वी हैव फिनिश्ड बैक्टीरियल डिजीज़ देन वायरल डिजीज़. हमने दो टाइप के डिजीज़ को पढ़ लिया है, ठीक है. बैक्टीरियल डिजीज़ क्या होती है, पॉजिटिव एजेंट्स क्या होते हैं, फिर उनके सिम्टम्स क्या हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रोटोजोवन डिजीज़. अब हम जो है प्रोटोजोवन डिजीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. आपने 11 में सब लोगों ने पढ़ा है प्रोटोजोवन क्या होते हैं, प्रोटोजोआ क्या होता है. प्रोटोजोआ आपने 11 में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ रखा है कि दीज आर द एनिमल लाइक प्रोटिस्टा. ये ऐसे प्रोटिस्टस होते हैं जो एनिमल की तरह होते हैं, ठीक है. तो प्रोटोजोवन मतलब ही होता है फर्स्ट एनिमल टाइप. तो कुछ ऐसी कैटेगरी है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है, कुछ ऐसे हमारे पास अलग अलग पॉजिटिव एजेंट हैं जो किसको बिलोंग करते हैं, प्रोटोजोआ को बिलोंग करते हैं, ठीक है. जो जैसे अगर हम देखें मलेरिया, बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे पीपल हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे अगर पूछो कि मलेरिया किससे होता है तो वो तुरंत बताएंगे मलेरिया इज़ कॉज्ड बाई मॉस्कीटो, बाइट ऑफ मॉस्कीटो. वो मॉस्कीटो के बाइट से होता है. लेकिन बहुत मतलब जिन्होंने स्टडी कर रखी है, जो पढ़ रहे हैं, उनको पता होता है कि मलेरिया मॉस्कीटो के बाइट से नहीं होता. अगर ऐसा होता तो हमेशा मॉस्कीटो में बाइट करता रहता तो हमेशा मलेरिया ही होता रहता, ठीक है. मलेरिया किससे होता है? एक प्रोटोजोआ से होता है जिसका नाम क्या है, दैट इज़ प्लाज्मोडियम. उसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम. आपको पता है प्लाज्मोडियम के बारे में आपने सुन भी रखा है. तो प्लाज्मोडियम एक क्या है? प्रोटोजोवन है. सबसे पहले एक डॉक्टर थे जिनका नाम था सर रोनाल्ड रॉस, ठीक है. इन्होंने इंडियन आर्मी में डॉक्टर थे. इन्होंने सबसे पहले इस्टेब्लिश किया कि मलेरिया इज़ ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलिस मॉस्कीटो, और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला 1902 में. देखो ये जो डिजीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, ये मोस्टली कैरियर बॉर्न होती हैं. कैरियर, इनको हम कैरियर बॉर्न बोलते हैं. कैरियर और BORNE. तुम्हें पता है ना बॉर्न, BORNE का मतलब क्या होता है. जैसे कैरियर बॉर्न का मतलब क्या हो गया. अब देखो प्रोटोजोआ को कैरी कौन करेगा? फीमेल एनाफिलिस मॉस्कीटो कैरी करेगी. तो फीमेल एनाफिलिस मॉस्कीटो प्लाज्मोडियम के लिए क्या हो गई? कैरियर हो गई. समझ में आया? ठीक है. तो ये क्या हो गई? ऐसी डिजीज़ को हम क्या बोल सकते हैं? कैरियर बॉर्न डिजीज़ बोल सकते हैं, ठीक है. तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के फैमिली मेम्बर्स होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको मलेरिया हुआ होगा. तो आप मलेरिया जब किसी को होता है, तो जब मलेरिया का ऑनसेट होता है, जब वो स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले कहते हैं कि ठंडी लग के बुखार आता है. ऐसा मेन सिम्टम मतलब वही होता है कि मलेरिया जो है उसमें उसके मेन सिम्टम क्या है कि आपको शिवरिंग होगी, चिलिंग होगी, फीवर आएगा, और फिर फीवर जो है वो डाउन भी हो जाता है. मतलब टेम्परेचर एक बार राइज तो होता है लेकिन टेम्परेचर डाउन हो जाता है. तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे पता लगेंगी कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है. आज आपको इस प्लेटफॉर्म पे इस टॉपिक में ये पता लग जाएगा कि वाई देयर इज़ अ चिलिंग, वाई देयर इज़ अ फीवर, ठीक है. टेम्परेचर राइज क्यों होता है और टेम्परेचर डाउन क्यों हो जाता है, कैसे होता है ये सारी चीज़ें. तो लेट्स स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कॉजेटिव एजेंट पढ़ते हैं. देखो कॉजेटिव एजेंट वैसे तो प्लाज्मोडियम है. प्लाज्मोडियम इज़ द जीनस, बट देर आर 4 स्पीसीज ऑफ द प्लाज्मोडियम दोज कैन कॉज मलेरिया, जो मलेरिया काज कर सकते हैं. अब देखो यहाँ पे क्या है कि ना कि जो ऑनसेट ऑफ फीवर होता है, जो टेम्परेचर राइज होता है, वो पर्टिकुलर कुछ टाइम ड्यूरेशन पे होता है.
ठीक है। जैसे फीवर है तो फीवर हमेशा नहीं रहता, मलेरिया में फीवर हमेशा नहीं रहता, कुछ पर्टिकुलर आवर्स के बाद जो टेम्परेचर है वो राइज़ हो जाता है, उसी के बेसिस पे। और किस टाइप का मलेरिया है, कुछ मलेरिया ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे डिजीज़, कुछ ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है मलेरिया से, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। तो ये ऐसा हमें जो डिफरेंसेस मिल रहे हैं वो क्यों मिल रहे हैं, क्यों वेरिएशन यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो बिकॉज द मलेरिया इज़ कॉज्ड बाई प्लाज्मोडियम एंड देर आर 4 स्पीसीज ऑफ द प्लाज्मोडियम। सी द फर्स्ट वन इज़ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये बिनाइंग मलेरिया काज करता है। बिनाइंग मतलब होता है माइल्ड, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें सीवियर कंडीशन नहीं होती। इसमें जो फीवर आता है वो 48 आवर्स पे आता है। जो रिकर्स होता है, मतलब रिकरेंट जो बार बार फीवर आता है, वो कितने आवर पे लगभग आता है, 48 आवर्स पे फीवर जो है आता है, टेम्परेचर राइज हो जाता है। समझ में आया। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स आपके एनसीईआरटी में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम यही दोनों दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस स्पीसीज से बिनाइंग मलेरिया होता है, मतलब माइल्ड मलेरिया होता है, मैलिग्नेंट मतलब जो बढ़ जाए, काफ़ी बढ़, वो किससे होता है। तो सबसे पहला क्या हो गया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। उसके बाद एक प्लाज्मोडियम मलेरिया ही है, मलेरिया ही, ठीक है। इसके स्पीसीज का नाम क्या हो गया, मलेरिया ही हो गया, प्लाज्मोडियम मलेरिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्वार्टन मलेरिया काज करता है। क्वार्टन मतलब होता है कि माइल्ड से ज़्यादा और मैलिग्नेंट से कम, तो क्वार्टन मलेरिया होता है। इसमें भी मतलब सीवियर कंडीशन आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें सीरियस कंडीशन नहीं आती। और ये जो फीवर होता है, इसमें जो फीवर होता है वो 72 आवर्स के बाद रिकर होता है, मतलब वो आता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ थर्ड पे, फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इट कॉजेज सेरिब्रल मलेरिया। जो आपने सुना होगा कि जो मलेरिया है उसका जो फीवर है वो सेरिब्रल मतलब ब्रेन तक पहुंच गया, और ये सीवियर होता है, इसमें डेथ भी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ये मेलिग्नेंट है। मेलिग्नेंट मतलब होता है जो बढ़ता चला जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, उसको बोलते हैं मेलिग्नेंट, ठीक है। और इसमें फीवर कितने आवर के बाद आता है, 48 आवर्स के बाद आता है। लास्ट है प्लाज्मोडियम ओवेल। ये भी माइल्ड टेरिशियन काज करता है, मतलब ये भी माइल्ड फीवर काज करता है। समझ में आए। तो ये 4 स्पीसीज़ हैं। इन चारों स्पीसीज़ में से सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, और दूसरा है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। फैल्सीपेरियम से मैलिग्नेंट मलेरिया काज होता है, और वाइवेक्स से बिनाइंग मलेरिया काज होता है। समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से 4 स्पीसीज़ हो गई प्लाज्मोडियम की। तो हमने सबसे पहला यहाँ पे टॉपिक क्या डिस्कस कर लिया कि कॉजेटिव एजेंट क्या है। तो कॉजेटिव एजेंट पता लग गया और उसके टाइप पता लग गए, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, ये डिजीज़ होती कैसे है, स्प्रेड कैसे होती है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक। लेट्स सी नेक्स्ट है, देखो सिम्टम्स। जैसे अभी मैंने बताया कि आपने सुना भी होगा कि इन द केस ऑफ मलेरिया, तो पहला क्या होता है कि एक तो चिलिंग करके चिलिंग फीवर होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि सबसे पहले जो प्रोसीडेड होता है, मतलब जो सबसे प्राइमरी जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, यानिंग बहुत होती है, टायर्डनेस हो जाती है, हेडेक हो जाता है बॉडी में, मस्कुलर पेन, ये सब स्टार्टिंग के सिम्टम्स हैं। और बाद में क्या होता है कि मलेरिया इज़ कैरेक्टराइज्ड बाई रिकरिंग रिगर्स लास्टिंग 6 to 10 आवर्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिगर्स करने लगती है बॉडी, पेन होने लगता है, ठीक है, फिर फीवर आने लगता है। तो ऐसी कंडीशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यानिंग से, टायर्डनेस से। अब इसका ये मतलब नहीं कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा यानिंग आ रही है तो उसको मलेरिया ही होगा, इट इज़ जस्ट अ साइन। ये केवल एक सिम्टम्स है कि ऐसा हो सकता है। अगर ये कंटिन्यूसली ऐसा हो रहा है तो आपको टेस्ट करा लेना चाहिए, आपको डॉक्टर से कंसर्न ज़रूर कर लेना चाहिए। लेकिन इसका कन्फर्मेशन कैसे होगा, ठीक है। जैसे बहुत लोग टेस्ट अगर नहीं करा पा रहे तो, लेकिन उसका कन्फर्मेशन कैसे होगा, कन्फर्मेशन होगा शिवरिंग और चिलिंग से। अगर चिलिंग और शिवरिंग भी हो रही है तो जान लो 60 से 70% हो गया कि मलेरिया हो सकता है। फिर 100% कैसे कंफर्म होगा, टेस्ट से कंफर्म हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मलेरिया है ना, उसमें 3 स्टेजेस आती हैं। मतलब अगर किसी को मलेरिया है तो सबसे पहले आती है कोल्ड स्टेज। कोल्ड स्टेज में क्या होगा, चिलिंग और शिवरिंग, उसको बहुत ज़्यादा ठंडी लगेगी और उसकी बॉडी शिवर करने लगेगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हॉट स्टेज, उसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा, ठीक है। कोल्ड स्टेज आई, पहले तो उसको चिलिंग हो रही है, शिवरिंग हो रही है, उसके बाद उसका फीवर राइज हो गया, टेम्परेचर राइज हो गया, ठीक है। और उसके बाद थर्ड स्टेज जो आती है दैट इज़ स्वेटिंग स्टेज। उसमें जैसे आपने सुना भी होगा, अगर किसी को फीवर होता है, वायरल फीवर होता है, तो कहते हैं भाई दवा खा लो और ब्लैंकेट कवर करके सो जाओ। भले ही गर्मी है लेकिन ब्लैंकेट से कवर होकर सो जाओ। तो होता है क्या, कुछ देर बाद कि जब मेडिसिन का इफेक्ट पड़ता है बॉडी पे तो फीवर रहता है, धीरे धीरे जब फीवर डाउन होता है तो आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है।
जब स्वेटिंग होती है, जब स्वेटिंग के बाद आप उठते हो तो आपको बड़ा अच्छा फील होता है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे भी है कि टेम्परेचर राइज तो हो गया, लेकिन फिर बाद में जब टेम्परेचर डाउन होता है तो क्या होने लगता है, परस्पिरेशन होने लगता है और टेम्परेचर डाउन होने लगता है। और ऐसा अगर रिकरेंट हो रहा है, कभी कभी हो रहा है तो हो सकता है वायरल फीवर है या कुछ है, लेकिन अगर ऐसा रिकरेंट हो रहा है, ठीक है, डेली ऐसा हो रहा है, तो कन्फर्म है आपको मलेरिया हो सकता है। समझ में आ गया। तो ये हो गए सिम्टम्स के बारे में, स्टार्टिंग कैसे होती है और कौन कौन सी स्टेजेस आती है मलेरिया के केस में, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे हम कि मलेरिया आगे क्या रिजल्ट देता है। जैसे अगर मलेरिया बना हुआ है, रिकरेंट है, तो मलेरिया में अनीमिया हो जाता है, टैक्सीमा एक कंडीशन होती है, ठीक है। और एक कंडीशन और आती है जिसको बोलते हैं स्प्लीनोमेगाली। स्प्लीन 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 आप जानते हो ना, हमारे स्टमक के साइड में एक ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं स्प्लीन, दैट इज़ आल्सो नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी, जिसको हम ग्रेवयार्ड बोलते हैं आरबीसी का, वो इनलार्ज होने लगता है, ठीक है। कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है, देखो अभी मैंने बताया था ना मैलिग्नेंट मलेरिया किससे होता है, फैल्सीपेरम से। इसमें ब्लैक वाटर फीवर इसको बोलते हैं, इसमें जो फीवर आता है वो ब्लैक वाटर फीवर आता है। क्यों आता है, क्योंकि जब एक्सक्रीशन होता है तो यूरिन के साथ साथ हीमोग्लोबिन भी रिलीज़ होने लगता है, इतना ज़्यादा इन्फेक्शन बॉडी में बढ़ जाता है, ठीक है। इसीलिए, ठीक है, अभी आपको पता लगेगा कि हीमोग्लोबिन कैसे रिलीज़ हो जाती है, हीमोग्लोबिन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो अभी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्लियर हो गया कि मलेरिया जो सीवियर कंडीशन है, जो मैलिग्नेंट मलेरिया है, उसको ब्लैक वाटर फीवर भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यूरिन के साथ हीमोग्लोबिन भी आने लगती है और हीमोग्लोबिन बाहर निकलने के बाद ब्लैक कलर की हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, यूरिन ब्लैक भी होने लगती है, ठीक है। अब आ जाओ क्योर पे। इसका क्योर है, इसका प्रिवेंशन भी है, इसका क्योर भी है। प्रिवेंशन जैसे आप इरेडिकेशन करें वेक्टर्स का, मतलब मॉस्किटोज़ का। आप देखते हो बहुत सारे मतलब बहुत सारे मेथड्स को लेते हो, बहुत सारे मेथड्स इम्प्लीमेंट करते हो, मॉस्किटो नेटिंग लगाते हो, मॉस्किटो क्रीम्स लगाते हो, ऑल आउट करते हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। इसका क्योर मेन क्या है कि तो प्रिवेंशन है, और दूसरा क्योर कैसे कर सकते हैं, बहुत सारी मेडिसिन है यहाँ पे लिख रखी हैं। आपने सुना होगा एक ट्री के बारे में जिसका नाम होता है किंचोना प्लांट। किंचोना प्लांट की जो बार्क होती है उससे एक मेडिसिन बनाई जाती है जिसका नाम होता है क्विनीन। अभी आपने सुना था कि एक ड्रग थी, ठीक है, उस ड्रग का आप नाम कमेंट बॉक्स में लिखोगे। जिस ड्रग का हम लोग मलेरिया के केस में यूज़ करते हैं, उस ड्रग का एक्सपोर्ट किया गया था। बहुत सारी कंट्रीज़ से उस ड्रग की डिमांड आई थी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि वो ड्रग जो है वो कोरोना के केस में इफ़ेक्टिव है, तो उसको इंडिया ने भी एक्सपोर्ट किया था। मुझे उस मेडिसिन का नाम लिख के बताना, ठीक है। दैट इज़ आल्सो यूज्ड इन द केस ऑफ मलेरिया, जो मलेरिया के केस में यूज़ होता है। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये तो हो गया सिंपल जनरल सा कि सिम्टम्स क्या हैं, ठीक है, और स्पीसीज़ कौन कौन सी होती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि देखो जो प्लाज्मोडियम मतलब जो मलेरिया है ना, वो डाईजेनेटिक है। यहाँ पे देखो एक मैंने टर्म लिख रखा है कि प्लाज्मोडियम मतलब जो मलेरिया इज़ कॉज्ड बाई डाईजेनेटिक प्रोटोजोन। अब यहाँ पे डाईजेनेटिक का मतलब क्या होता है, देखो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ ऐसे प्रोटोजोन्स होते हैं जिनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है, दो होस्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। एक होस्ट में हाफ लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं और दूसरी होस्ट में रेस्ट ऑफ द हाफ लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। तो ये अपनी लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट करते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं डाईजेनेटिक, ठीक है। समझ में आ गया। तो अगर कहीं मोनोजेनेटिक लिखा है तो एक ही होस्ट में उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही है, कहीं डाईजेनेटिक लिखा है तो दो में होती है, अगर कहीं पे ट्राईजेनेटिक लिखा है तो क्या होगा, तीन होस्ट में कंप्लीट होगी लाइफ साइकिल। तो हम लोग इसकी लाइफ साइकिल पढ़ने जा रहे हैं। देखो सिंपल सा यहाँ पे मैंने एक स्लाइड लगा दी है, इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा, जूम करके मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो सबसे पहले ये समझ लो कि एवरी बाइट ऑफ द मॉस्किटो डज नॉट कॉज मलेरिया। ये नहीं कि हर एक जो कोई भी मॉस्किटोज़ है, या मान लो एनाफिलिस मॉस्किटो ही है, अगर वो बाइट कर रहा है तो ऐसा नहीं पॉसिबल है कि हमेशा मलेरिया ही हो जाए। दैट मॉस्किटो शुड बी इन्फेक्टेड। इसका मतलब है कि मॉस्किटो के अंदर अगर वो प्लाज्मोडियम है तब तो उसकी बाइट से मलेरिया हो सकता है, लेकिन अगर उसके सलाइवा में प्लाज्मोडियम नहीं है, ठीक है, तो मलेरिया नहीं हो सकता। तो अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल जाए या कहीं पे अगर इस तरह से क्वेश्चन मिल जाए तो आप सॉल्व कर सकते हो कि एवरी बाइट ऑफ द मॉस्किटो डज नॉट कॉज मलेरिया, वाई, ठीक है। तो नाउ यू कैन गिव द आंसर। अब देखो जो प्लाज्मोडियम है ना, उसकी एक स्टेज होती है जिसको बोलते हैं स्पोरोजॉइट। यहाँ पे देखो लिख रखा है ना स्पोरोजॉइट, ये स्पोरोजॉइट। सबसे पहले जो मॉस्किटो है ना, उसकी बॉडी में जो प्लाज्मोडियम है वो किस स्टेज में है, स्पोरोजॉइट्स। स्पोरोजॉइट जैसे स्पोर्स होते हैं ना,
उसी स्टेज को यहाँ पे स्पोरोजॉइट्स बुलाते हैं। तो व्हेन द मॉस्किटो बाइट ह्यूमन, जब वो ह्यूमन को बाइट करता है, तो तुम्हें पता है बाइट जब करता है तो ब्लड मील लेता है, ठीक है, ब्लड को सक करता है। और जब वो ब्लड को सक करता है तो ये जो स्पोरोजॉइट्स होते हैं ये उसकी सलाइवरी ग्लैंड में होते हैं, ये उसके सलाइवरी ग्लैंड में होते हैं। और सलाइवरी ग्लैंड से कहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं? स्किन के थ्रू ब्लड में चले जाते हैं, क्योंकि जो मॉस्कीटो है वो सक क्या कर रहा है? ब्लड कर रहा है। तो उसके सलाइवा में जो भी सब्सटेंसेस होंगे, मतलब जो स्पोरोजॉइट्स होंगे, वो किसके कांटेक्ट में आ जाएंगे? ब्लड के कांटेक्ट में आ जाएंगे। और तुम्हें पता है हमारे बॉडी में जो सर्कुलेशन का सबसे बढ़िया जो मीन है वो क्या है? ब्लड है। किसी भी चीज़ को अगर सर्कुलेट करना है तो ब्लड में आ जाए, वो सर्कुलेट हो जाएगी पूरी बॉडी में। अब देखो जब ब्लड में आ गया, स्पोरोजॉइट्स कहाँ आ गए? ब्लड में आ गए। ब्लड में आने के बाद दे ट्रैवल टू द लिवर, ठीक है। ये किस पार्ट को सबसे पहले ट्रैवल करते हैं? लिवर को ट्रैवल करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि लीवर तो इन्फेक्ट होता नहीं। यस, लीवर को कोई इन्फेक्शन नहीं होता, ठीक है। लीवर इज़ ओनली प्रोवाइड अ साइट, ये केवल एक साइट प्रोवाइड कराता है जहाँ पे स्पोरोजॉइट्स क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्योंकि देखो एक बैक्टीरिया, एक प्रोटोजोआ, एक वायरस हमारी बॉडी का कुछ नहीं कर सकता, समझ में आया? हमारी बॉडी को इन्फेक्ट नहीं कर सकता जब तक उसके नंबर्स बढ़े ना, समझ में आया? ठीक है। अगर हमारी बॉडी उसके नंबर्स को बढ़ने से पहले उसको डिस्ट्रॉय कर देती है तो हमें डिजीज़ नहीं होती है। लेकिन अगर हमारी बॉडी उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाई, हमारी इम्यूनिटी उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाई और उसके नंबर बढ़ते चले गए, तब तो हमारी बॉडी में वो डिजीज़ के सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं, समझ में आया? ठीक है। तो जब भी कोई ऑर्गेनिज्म, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, तो तुरंत उसके सिम्टम्स नहीं आते हैं। वो मल्टीप्लिकेशन करता है, अपने नंबर्स को बढ़ाता है, अपनी आर्मी तैयार करता है। और जब तक वो आर्मी तैयार करता है तब तक कोई सिम्टम नहीं आते। लेकिन जब सिम्टम आने लगते हैं, ठीक है, तो इसी टाइम ड्यूरेशन को इनक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। इनक्यूबेशन मतलब जैसे आज एंट्री हुई, आज किसी की बॉडी में कोई वायरस, कोई प्रोटोजोआ एंटर कर गया और पता लगा एक हफ्ते बाद, आफ्टर 1 वीक, उसके बॉडी में सिम्टम्स अपीयर हुए, तो उसका जो इनक्यूबेशन पीरियड है वो कितना है? 1 वीक है। 1 वीक के बाद अपीयर हो रहा है। किसी किसी डिजीज़ में तो ईयर होता है, जैसे एड्स के केस में 2-3 साल के बाद सिम्टम्स अपीयर होना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनको मल्टीप्लिकेशन में, उनको आर्मी तैयार करने में काफ़ी टाइम लगता है। और कुछ डिजीज़ेज़ ऐसी होते हैं जिनमें बहुत जल्दी तैयार कर लेते हैं, समझ में आ नहीं है? ठीक है। तो इस तरह से इनक्यूबेशन पीरियड क्लियर हो गया। और ये क्लियर हो गया कि लिवर क्या करने जा रहा है। व्हेन द स्पोरोजॉइट्स रीच टू द लिवर, कैसे पहुँच रहे? वाया ब्लड, ब्लड के थ्रू जब लीवर में पहुँच गए तो लीवर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो उनके लिए काफ़ी फेवरेबल होता है, इसीलिए वो लिवर में ही मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब लिवर में मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जब नंबर्स तैयार हो गए तो अब निकलने लगे बाहर लिवर से। लिवर से जैसे ही बाहर निकलते हैं, इनका सबसे पहला जो टारगेट होता है दैट इज़ ब्लड सेल्स, आरबीसी, ठीक है। ये किसको टारगेट बनाते हैं? आरबीसी। हर एक प्रोटोजोआ, हर एक पैथोजन का कोई ना कोई टारगेट सेल होती है, टारगेट ऑर्गन होता है, ठीक है। तो इनका टारगेट सेल क्या है? आरबीसी। अब ये आरबीसी के अंदर एंटर कर जाएंगी, ठीक है। अभी मैंने बताया ना कि लीवर में इनका क्या होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जब ये रिलीज़ होंगी, ठीक है, तो ये आरबीसी को रप्चर्ड करने लगेंगी, ठीक है। आरबीसी को क्या करेंगी? रप्चर्ड करेंगी। क्लियर है? ठीक है। सबसे पहले लीवर में गए, लीवर में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म किया, नंबर्स बढ़ गए, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो गया। मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जब ये बाहर निकले तो किसके अंदर चले गए? आरबीसी के अंदर चले गए, ठीक है। ये देखो, द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द लिवर सेल्स, बस्टिंग द सेल, ठीक है, एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड, ठीक है। वहाँ के जो सेल्स हैं वहाँ से बस्ट हो जाएंगे। आपको पता है प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन शो करता है, सेल्स को बस्ट करके इसके जो स्पोरोजॉइट्स है वो बाहर निकल आएंगे और कहाँ पे चले जाएंगे? ब्लड में चले जाएंगे। जब ब्लड में आ गए तो आरबीसी को क्या करने लगते हैं? बस्ट, मतलब रप्चर्ड करने लगते हैं। ये आरबीसी के अंदर एंटर कर जाते हैं, उसको बस्ट कर देते हैं, उसको रप्चर्ड कर देते हैं और उसी के अंदर मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं, उनके नंबर्स और बढ़ते हैं। एक तो लीवर में मल्टीप्लिकेशन चल ही रहा है, लेकिन अगर एक स्पोर ब्लड में एंटर कर गया तो ब्लड को डिस्ट्रॉय तो करता ही है, लेकिन ब्लड के अंदर क्या करता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करता है। तो इसका मतलब है आरबीसी को डिस्ट्रॉय भी कर रहा है और उसी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो कर रहा है। लिवर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कर रहा है लेकिन उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है, उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। समझ में आ गया? अब देखो जब आरबीसी रप्चर्ड होती है, जब आरबीसी के अंदर एंटर करता है और जब आरबीसी रप्चर्ड होती है तो एक केमिकल सेक्रीट होता है जिसका नाम होता है हीमोजोइन। उस केमिकल का नाम है हीमोजोइन, ठीक है।
हीमोजोइन कब रिलीज होता है? व्हेन देयर इज ए रप्चरिंग ऑफ आरबीसी बाय स्पोरोजॉइट। जब स्पोरोजॉइट जो होते हैं वो आरबीसी को रप्चर करते हैं तो ये इसी केमिकल की वजह से चिलिंग और फीवर आता है। अभी मैंने बताया था ना कि हमेशा चिलिंग शिवरिंग और फीवर नहीं आता, कभी कभी होता है। तो देखो जब बहुत सारी आरबीसी रप्चर्ड होती हैं और बहुत ज़्यादा हीमोजोइन जब रिलीज़ होता है, तो बहुत ज़्यादा जब हीमोजोइन रिलीज़ होता है तो वो बॉडी में क्या लेके आता है? वो चिलिंग, शिवरिंग और टेम्परेचर राइज़ कर देता है। और जब टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होता है तो स्वेटिंग स्टेज आ जाती है। तो अगर कोई पूछे कि भाई शिवरिंग और चिलिंग क्यों होती है, तो किसकी वजह से होती है? हीमोजोइन की वजह से होती है। और हीमोजोइन कब रिलीज़ होता है ये भी क्लियर हो गया कि व्हेन द आरबीसी गेट रप्चर्ड, जब आरबीसी रप्चर्ड हो जाती है। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये पहला पार्ट समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले मॉस्किटो ने बाइट किया, बाइट करने के बाद जो प्लाज्मोडियम है किस स्टेज में एंटर किया? स्पोरोजोइट स्टेज में एंटर किया। स्पोरोजोइट एंटर करने के बाद कहाँ गए? ब्लड के थ्रू लीवर को गए। लीवर को इन्फेक्शन नहीं किया, कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ वहाँ पे केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म किया, नंबर्स बढ़ गए। नंबर्स बढ़ने के बाद जब वहाँ से बाहर आए, ठीक है, तो किसको टारगेट बना लिया उन्होंने? आरबीसी को। आरबीसी के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर रहे हैं और उसको रप्चर्ड भी कर दे रहे हैं। जब रप्चर्ड कर रहे हैं तो हीमोजोइन रिलीज़ कर दे रहे हैं। अब देखो हीमोजोइन रिलीज़ करने के बाद मतलब जब उनके नंबर बढ़ रहे हैं, अब वो क्या बना लेंगे? गैमीटोसाइट बना लेंगे। तुम्हें पता है जो लोअर टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म नहीं होते, उनमें कोई भी सेल गैमीट्स बना सकती है। जैसे यहाँ जो स्पोर्स थे, ये स्पोर जो थे, अब ये मेल और फीमेल गैमीट बना ले रहे हैं। इन्हीं में डिफरेंशिएशन होता है और ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बना लेते हैं। फीमेल और मेल गैमीट किसकी बॉडी में बन रहे हैं? ह्यूमन की बॉडी में बन रहे हैं। समझ में आए? तो इस तरह से अगर देखा जाए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसकी बॉडी में कंप्लीट हो रहा है? ह्यूमन की बॉडी में कंप्लीट हो रहा है। क्लियर हो गया कि कैसे स्पोरोजॉइट्स एंटर किए, स्पोरोजॉइट ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म किया, आरबीसी को रप्चर किया। आरबीसी रप्चर करने के बाद, ठीक है, रप्चर करते रहते हैं और वो क्या रिलीज़ करते रहते हैं? गैमीटोसाइट्स, मेल और फीमेल गैमीट का प्रोडक्शन करते हैं। अब देखो अगर कोई, अब ये इन्फेक्शन, ये पर्सन क्या है? इन्फेक्टेड है, इसके ब्लड में क्या प्रेजेंट है? मेल और फीमेल गैमीटोसाइट्स, किसके? प्लाज्मोडियम के। इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड में एक तो स्पोरोजॉइट्स हैं और दूसरे क्या हैं? मेल और फीमेल क्या हैं? गैमीटोसाइट्स हैं, दोनों ही प्रेजेंट हैं। अब अगर मान लो मॉस्किटो फिर से किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती है, इन्फेक्टेड पर्सन को, ठीक है, तो क्या होगा? जब वो ब्लड को सक करेगी, जब ब्लड मील लेगी, तो उसके बॉडी में क्या एंटर कर जाएगा? गैमीटोसाइट एंटर कर जाएंगे। ठीक है, अब तुम कहोगे सर स्पोरोजॉइट भी तो एंटर कर सकता है। ठीक है, स्पोरोजॉइट्स भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन मेन फोकस हमें किस पे करना है? गैमीटोसाइट्स पे। गैमीटोसाइट्स जब इसमें एंटर कर जाएंगे तो उसका फर्टिलाइजेशन किसकी बॉडी में होगा? मॉस्किटो की बॉडी में होगा, इंटेस्टाइन में। जब वो देखो, जब भी कोई चीज़ हम खाते हैं तो कहाँ जाता है? स्टमक में, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो ये भी जब ब्लड को सक करते हैं तो ब्लड कहाँ चला जाता है? इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो इंटेस्टाइन में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। अब यहाँ देखो, ठीक है, गैमीटोसाइट एंटर कर गए, ये किसकी बॉडी में? मॉस्किटो की बॉडी में। कब? जब इसने किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया। जो फीमेल मॉस्किटो है, जब वो ब्लड मील लेगा तो गैमीटोसाइट एंटर कर गए। गैमीटोसाइट एंटर करने के बाद जो फर्टिलाइजेशन हुआ, गैमीटोसाइट मतलब मेल और फीमेल गैमीट जब एंटर किए थे तो उनका जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? इंटेस्टाइन में हो रहा है। समझ में आया नहीं है? ठीक है, इंटेस्टाइन में जब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? स्पोरोजॉइट्स बनेंगे। जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, वैसे ही प्लाज्मोडियम में फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? स्पोरोजॉइट्स बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। और ये स्पोरोजॉइट का प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है? कहाँ पे चले जा रहे हैं? सलाइवरी ग्लैंड में चले जा रहे हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जब स्पोरोजॉइट्स बनता है तो स्पोरोजॉइट्स कहाँ ट्रांसफ़र हो गया? सलाइवरी ग्लैंड में। किसके सलाइवरी ग्लैंड में? मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में। अब इस मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में फिर से स्पोरोजॉइट्स आ गए। अब अगर ये फिर से किसी हेल्दी पर्सन को या मान लो इन्फेक्टेड पर्सन को, ये किसी पर्सन को बाइट करेगा तो ये स्पोरोजॉइट्स फिर से उसके बॉडी में एंटर कर जाएंगे। समझ में आया नहीं है? ठीक है, तो इसीलिए अगर हम कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसको मॉस्किटो से और बचाना चाहिए, क्योंकि अगर उसको मॉस्किटो बाइट करेगा तब तो जो स्प्रेड है, जो इस डिज़ीज़ का स्प्रेड है वो बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए जो ओवर क्राउडेड एरियाज़ होते हैं, जो सैनिटेशन जहाँ पे प्रॉपर नहीं होती, जहाँ पे नॉलेज प्रॉपर नहीं होती, जहाँ पे मॉस्किटोज़ बहुत लगते हैं, वहाँ पे ये डिज़ीज़ बहुत जल्दी, बहुत तेज़ स्प्रेड होती है, डिसेमिनेट होती है। ठीक है, इन्फेक्शियस होती है ना। क्लियर हो गया?
तो इस डिजीज़ को अगर आपको रोकना है तो किसको मारना होगा? मॉस्किटोज़ को मारना होगा। जैसे बताइए, आप कमेंट बॉक्स में बताना कि विच कंट्री बिकेम द मलेरिया फ्री। कौन सी ऐसी कंट्री है जो मलेरिया फ्री हो गई, जहाँ पे मलेरिया होता ही नहीं है। ठीक है, वैसे तो 2-3 कंट्री और हैं, लेकिन आप हमारी जो सबसे नेबर जो कंट्री है उसको बताना। ठीक है, बहुत हमारे लिए ख़ास भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए। ठीक है, उसका नाम बताना कि जो मलेरिया फ्री हो चुकी है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे आपने सबसे ज़्यादा मेन फोकस क्या किया कि इसकी लाइफ साइकिल डिस्कस कर ली। अब मैंने बताया था ना कि जो प्लाज्मोडियम है वो डाइजेनेटिक होता है, तो ये क्लियर हो गया कि डाइजेनेटिक क्यों हो गया, क्योंकि उसको 2 होस्ट चाहिए होते हैं। एक तो ह्यूमन की बॉडी चाहिए होती है, दूसरा मॉस्किटो की बॉडी चाहिए होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसकी बॉडी में कंप्लीट हो रहा है? ह्यूमन की बॉडी में कंप्लीट हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसकी बॉडी में कंप्लीट हो रहा है? मॉस्किटो की बॉडी में कंप्लीट हो रहा है। किस पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है? इंटेस्टाइन में। किस पार्ट में स्पोरोजॉइट्स आ जाते हैं, मतलब उनका स्टोरेज हो जाता है? सलाइवरी ग्लैंड में हो जाता है। समझ में आया? किस पार्ट में सबसे पहले एंटर करते हैं स्पोरोजॉइट्स? लीवर में। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जिन्होंने पढ़ा नहीं होता, जिन्होंने समझा नहीं होता, वो सोचते हैं लीवर को भी इन्फेक्शन कर दिया। नहीं, लीवर इन्फेक्ट नहीं होता। अब समझ में आया कि आरबीसी हीमोग्लोबिन क्योंकि रप्चर्ड ज़्यादा होने लगी, तो जब बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है, मैलिग्नेंट मलेरिया होता है, तो इतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन का रप्चर्ड होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन ही तो है, हीमोग्लोबिन का एक्सक्रीशन भी होने लगता है, इतना ज़्यादा रप्चर्ड हो जाता है, इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसीलिए उसको ब्लैक वाटर फीवर बोलते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसीलिए मलेरिया फैटल डिजीज़ भी हो सकती है। फैटल मतलब जो डेथ काज कर दे। ठीक है, अगर मैलिग्नेंट है तो प्रॉब्लम ज़्यादा है, और अगर बिनाइन है, वाइवैक्स से हो रही है, तब तो ठीक है, तब तो आराम से क्योर उसका हो सकता है। समझ में आया? इसीलिए इनिशियल स्टेज पे ही ऐसी डिजीज़ को क्योर कर लेना चाहिए। आप देखो, मैंने इसका ना एक स्लाइड प्रिपेयर कर दी है। जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया उसको मैंने ऐसे पॉइंट्स बना दिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे तो क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन मैंने तब भी ये ऐसे पॉइंट्स बना दिए हैं। इस स्लाइड में सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि क्या क्या होता है। प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल है वो मॉस्किटो से स्टार्ट होती है, मॉस्किटो के बाइटिंग से स्टार्ट होती है, और कैसे ह्यूमन की बॉडी में जाती है, फिर ह्यूमन के बॉडी से कैसे मॉस्किटो के बॉडी में आती है। ठीक है, तो ये पूरा मैंने बना दिया है स्लाइड। उसके बाद देखो, ये मैंने अलग अलग भी कर दिया है। अगर आप इसको जैसे एक होस्ट का पढ़ना चाहते हो, ह्यूमन के होस्ट में क्या होता है, तो ये स्लाइड है, ये बता रहा है कि ह्यूमन के बॉडी में क्या क्या होता है। सबसे पहले स्पोरोजॉइट्स स्टेज में एंट्री होती है। स्पोरोजॉइट लीवर में जाता है, लीवर में मल्टीप्लिकेशन मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, जब तुम्हें पता है जो प्लाज्मोडियम है उसके बाद बहुत सारे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। जब ये सेल्स बस्ट होती है प्लाज्मोडियम की, तो बहुत सारे स्पोर्स बाहर आते हैं, और उनका टारगेट क्या होता है? ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसीज होती हैं। आरबीसी के अंदर एंटर करके वो मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं और उनको रप्चर्ड भी कर देते हैं। जब रप्चर्ड करते हैं तो हीमोजोइन सेक्रीट करते हैं। ठीक है, उन्हीं में से जो सेल्स हैं जो मैच्योर होकर गैमीटोसाइट बना लेती हैं, जब वो मैच्योर हो जाती हैं तो गैमीटोसाइट्स बना लेती हैं। अब ये गैमीटोसाइट्स अगर मॉस्किटो फिर से इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट ना करें तो ये साइकिल यहीं पे रुक जाएगी। मतलब जो प्लाज्मोडियम की साइकिल है वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि गैमीटोसाइट्स यहीं पे रह गए। कुछ दिनों बाद गैमीटोसाइट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, वो फिर मतलब वो उनके अंदर जो उनकी जो वायबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब है अगर किसी को पर्सन को इन्फेक्शन है और हमने उसको मॉस्किटो से बचा लिया तो वो डिज़ीज़ किसी और को स्प्रेड नहीं हो पाएगी। समझ में आ गया? उसके बाद अगर वो एंटर कर गया, अगर मान लो मॉस्किटो की बॉडी में एंटर कर गया गैमीटोसाइट, मॉस्किटो ने बाइट कर लिया इन्फेक्टेड पर्सन को, तब क्या होगा? तब फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, इस तरह से। अब तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मान लीजिए अगर हमने सारे मॉस्किटोज़ को रोक लिया तो एक तो ये है कि हाँ इसकी साइकिल रुक जाएगी, लेकिन देखो प्लाज्मोडियम क्या होते हैं ना, प्लाज्मोडियम वाटर वगैरह में भी होते हैं, जो स्टेगनेंट वाटर होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो स्टेगनेंट वाटर है, जहाँ पे वाटर बहुत टाइम तक ठहरा होता है, स्टेगनेंट होता है, वहाँ पे मॉस्किटोज़, तुम्हें पता है वहाँ पे मॉस्किटोज़ भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो उनके बॉडी में प्लाज्मोडियम वहाँ से भी एंटर कर सकता है, क्योंकि तुम्हें पता है मोस्टली जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, तो और लेकिन एक बार एंटर कर गया तो उसकी साइकिल स्टार्ट हो जाती है, वो ह्यूमन से फिर मॉस्किटो, फिर मॉस्किटो से फिर ह्यूमन में क्या होने लगता है? वो स्प्रेड होने लगता है। तो इसीलिए अगर हमें इस डिजीज़ से बचना है तो हमें कैरियर को ही ख़त्म कर देना है। समझ में आ गया? ठीक है, तो इस तरह से प्लाज्मोडियम क्लियर हो गया। आज मैंने सोचा था कि दो प्रोटोजोन डिजीज़ पढ़ा दूंगा, लेकिन आई थिंक टाइम ज़्यादा हो जाएगा और आपको ये रिवाइज़ भी करना होगा। ठीक है, इसीलिए मैं एक और प्रोटोजोन डिजीज़ है अमीबा।
ठीक है, चलो पढ़ ही लेते हैं। अमीबा, अमीबॉयसिस, ठीक है, अमीबॉयसिस। अच्छा चलो नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, नहीं तो तुम कहोगे सर ज़्यादा हो गया, 30 मिनट की क्लास हो गई है, ठीक है। इसको रिवाइज़ कर लेना बहुत अच्छे से। और जैसे मैंने प्लान किया है आपका ऑनलाइन टेस्ट, आपको मैंने बता दिया है, उस टेस्ट में फर्स्ट चैप्टर आएगा और जो क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट होगा दैट विल बी ऑब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस डिज़ीज़ को रिवाइज़ कर लेना। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना। मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए हैं, उसका आंसर ज़रूर लिखना। एक ये कि जो कौन सी ड्रग थी जो मलेरिया के केस में हेल्प करती है और जिसको हमारी कंट्री ने एक्सपोर्ट किया है ऑन द डिमांड, ठीक है। और ये एक बहुत लॉडेबल जॉब थी, ठीक है, जिसको काफ़ी प्रेज़ किया गया है अदर कंट्रीज़ के बाय अदर कंट्रीज़। और दूसरा क्वेश्चन दिया है कि विच कंट्री बिकम द रिसेंटली विच कंट्री बिकम द मलेरिया फ्री, कौन सी ऐसी कंट्री है जो मलेरिया फ्री हो चुकी है। समझ में आ गया? तो विद दिस थिंग आई एम एंडिंग दिस सेशन। इस सेशन को मैं एंड कर रहा हूँ। इस स्लाइड में देखोगे तो इस स्लाइड में पूरी मतलब जो प्लाज्मोडियम की साइकिल है वो पूरी है, कंप्लीट साइकिल है। मैंने इसको ब्रेक कर दिया, ये देखो ये पूरी साइकिल है, ठीक है। इसको आप समझ सकते हो, इसको बना भी लेना, इसको तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर दूसरे साल तीसरे साल इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। क्लियर? ओके, आई एम एंडिंग दिस सेशन। होप सो दैट यू आर डूइंग वेल एट योर होम एंड प्लीज़ रिवाइज़ द चैप्टर, रिवाइज़ करते जाइए क्योंकि आपके टेस्ट भी हैं। और कोई डाउट होगा उस चैप्टर में तो ज़रूर पूछ लेना इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, या आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। सो होप सो यू आर डूइंग वेल एट योर होम, स्टे एट योर होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन, ठीक है। अगर आपको सेशन लाइक हो रहा है, मतलब आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन पे ज़रूर प्रेस करना, ठीक है, उसके बिना जाना नहीं। ओके, जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।